चलो क्वेश्चन नंबर 5 असल में क्लास नोट्स में तो मैंने करा रखा है इन लोगों को, बट ठीक है जिन्होंने लास्ट ईयर नहीं कर रखा उनके लिए बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट इट इज डिलीवर्ड, कांस्टेंट पावर इज डिलीवर्ड टू इट। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एफ इंटू वी होता है। यस सर। इंटू वी में Yes, फोर्स sir. बेटा मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देता हूँ। ठीक है ना, पावर हमें क्वेश्चन में कांस्टेंट बता रखी है, उस पावर की कांस्टेंट वैल्यू को मैं के लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है मुस्कान? यस सर। क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखी है ना, तो उस कांस्टेंट को मैंने क्या लिख दिया? के लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आ गया? के अपॉन एम वी। तो क्वेश्चन में यस पावर सर। पावर की कहानी सुना के इनडायरेक्टली तुझे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रखा है एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये बात समझ में आई पहले? यस सर। चलो, और अब याद है लास्ट क्लास में वो काइनेमेटिक्स में भी हम लोगों ने किया था 3 सीढ़ियां, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्टेप डाउन करने के लिए, सॉरी स्टेप डाउन करने के लिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, स्टेप अप करने के लिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन में तेरे को एक्सेलरेशन पता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम में ग्राफ बनाना है, कितनी सीढ़ी चढ़नी है? डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। चल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सेलरेशन को मैं रिप्लेस करूंगा किससे? डीवी बाई डी टी। ठीक है ना, तो अपने पास क्या आ गया? वी डी वी इज इक्वल टू के बाय एम डी टी। ठीक है ना, तो वी डी वी इज इक्वल टू के बाय एम डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टाइम की वैल्यू 0 से टी। वेलोसिटी शुरू में कितनी बता रखी है पार्टिकल की? कुछ नहीं बता रखी इसमें। चलो इनिशियल वेलोसिटी में 0 मान लेता हूँ। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 से वी, जब भी मोशन स्टार्ट हुआ होगा उसको टाइम में 0 मान रहा हूँ। वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा अपने पास? वी स्क्वायर बाय टू, लिमिट डालोगे वी स्क्वायर बाय टू माइनस 0 स्क्वायर बाय टू, वी स्क्वायर बाय टू ही रह जाएगा। राइट हैंड साइड पे के बाय एम डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट टी माइनस 0। ठीक है ना, काम की बात। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अपने पास क्या बन गया? 2 k/m का अंडर रूट इंटू टी का भी अंडर रूट, टी की पावर हाफ लिख दूं। यस सर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ। एक बार इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी वाली सीढ़ी पे पहुंच गए, एक बार और इंटीग्रेट करते हैं। वेलोसिटी को रिप्लेस कर देता हूँ डी एस बाई डी टी से, और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दूं, तो डी एस इज इक्वल टू रूट 2 k/m टी की पावर हाफ डी टी। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 0 से एस, 0 से टी। क्या आ गया अपने पास? डिस्प्लेसमेंट रूट 2 k/m तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है ना, लिमिट डालेंगे तो टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये आ जाएगा ना एक्सप्रेशन। यस सर। ठीक है ना, तो ये पास में ए आई ट्रिपल ई भी, जब पहले जेई मेन से पहले ए आई ट्रिपल ई होता था ना, उसमें ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें तुम्हें ग्राफ प्लॉट करके दिखाना था जिसमें वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी था और एक्स एक्सिस पे टाइम था। तो ध्यान से देख, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। तो एस अपॉन वी प्रोपोर्शनल टू, टी स्क्वायर नहीं टी नहीं, बस टी स्क्वायर टी। क्यों? एस बाई वी प्रोपोर्शनल टू टी, टी की पावर 3/2 अपॉन टी की पावर 1/2। 3/2 माइनस यस सर। 1/2 1 हो जाएगा ना अक्षर। यस सर तो एस बाई वी प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा, और एस बाई वी प्रोपोर्शनल टू टी, तो ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना, खैर अभी तुमसे क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ये जेई मेंस में कब आया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 जेई मेंस 2020, 3 सितंबर, 3 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में। और इसके अंदर इसने ग्राफ प्लॉट करने को बोला है एस वर्सेस टी। तो सिंपल ही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा होगा। ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। इंक्रीज होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप भी इंक्रीज होना चाहिए। देख रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप इंक्रीज करता जा रहा हूँ। चला दिमाग चला। यस सर।
ठीक है ना। तो Yes, टाइम के sir. साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करना है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी भी टाइम के रूट के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा होगा वेलोसिटी बढ़ती जा रही होगी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप भी बढ़ना चाहिए। तो इसलिए ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने। हाँ आर्यन, गुड इवनिंग। क्या नोट कर लिया, आगे समझ में आ गया? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ये नेक्स्ट जो तुमने पूछा है 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। और क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज, अ पर्सन पुशेस अ बॉक्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। पुश कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन over a distance of 15 meter, over a distance of 15 meter. Thereafter he gets progressively tired and his applied force reduces with distance to 100 newton. Force की value up to 15 meter तो यही रही, beyond 15 meter force की value linearly reduce हो रही है from 200 newton to 100 newton. क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे। The total distance covered is 30 meter. What is the work done by the person during the total movement of the box? तो वर्क डन बाय पर्सन निकालना है ना हम लोगों को। तो मैं पर्सन का फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना दूं। पहले फोर्स क्या रही? 200 न्यूटन। कब तक? 15 मीटर तक। और फिर 15 मीटर से 30 मीटर तक उसकी फोर्स, सॉरी गलत ग्राफ बना दिया, चलो फिर से बनाता हूँ। फोर्स पहले लग रही है 200 न्यूटन अप टू कितने डिस्टेंस तक? 15 मीटर तक। और फिर 15 मीटर के बाद 30 मीटर तक फोर्स रिड्यूस हुई 200 न्यूटन। बोलो ऐसा ग्राफ आएगा? Yes, sir. ठीक है ना। और अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन किसके बराबर होगा? Sir, area under the graph. एरिया अंडर फोर्स एरिया के डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। चलो ये वाला एरिया, इस बॉक्स का एरिया 15 into 200. 200 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 300, ठीक है ना। 3000. चलो इस रेक्टेंगल, 3000 सॉरी 3000। और ये इस रेक्टेंगल का 100 इंटू 15 1500। 1500. और इस ट्राइंगल का 750 750. 750 हाफ बेस इंटू हाइट। तो 3000, 4500 और 750, 5250। सही जोड़ा मैंने? Yes, sir. यस ये सर आंसर आसान है, Yes, sir. ठीक है Yes, ना। sir. Yes, इसने sir. इसने बकवास कर दी। इसका सॉल्यूशन तो पता नहीं क्या हो गया इसको, इतने सिंपल क्वेश्चन थे ऐसे ऐसे कर दी इसने। सॉल्यूशन मत देखा करो, जब तक अपने आप क्वेश्चन ट्राई करोगे ना बेटर तरीके निकाल पाओगे। किताबों के सॉल्यूशन कई बार ये उल्टी सीधी हरकतें कर देते नहीं। Yes, sir. हाँ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों ने पूछ रखा है, इसके अंदर क्वेश्चन में पहले तो 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ए और बी। ए का मास m1, बी का मास m2। ए की इनिशियल वेलोसिटी √3 i कैप प्लस जे कैप बता रखी है। क्वेश्चन में ए और बी के बीच में कोलिजन हो रहा है। कोलिजन के बाद ए की फाइनल वेलोसिटी हमें √i कैप प्लस √3 जे कैप बता रखी है। बी वाला जो पार्टिकल है हमारा m2 मास का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 बता रखी है। फाइनल वेलोसिटी के बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा। और क्वेश्चन में बता रखा है m1 इज ट्वाइस ऑफ m2। और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन v1 एंड v2, ठीक है ना। v1 और v2 के बीच में हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो पहले v1 पता है, u1 u2 पता है, तो v2 हम निकाल देंगे कैसे? मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल दूं ना, ठीक है ना। तो चलो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूँ। m1 की वेलोसिटी, m1 तुम्हारा 2m2 के बराबर है। देखो m1 मेरा 2m2 के बराबर है, तो m1 का मास में ले रहा हूँ 2m2, इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूँ मैं √3 i कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। m2 का मास तो m2 ही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। m1 मास फिर से तुम्हारा, सॉरी 2m2 है, m1 को मैं फिर से 2m2 से रिप्लेस कर रहा हूँ। और इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है i कैप प्लस √3 जे कैप। और जो तुम्हारा m2 मास है, m2 मास की वेलोसिटी v2। देखो पूरे में से m2 कॉमन आके कैंसिल हो गया।
अपने पास क्या आ गया, 2√3 i कैप प्लस 2j कैप इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 2i कैप प्लस 2√3j कैप और प्लस V2। काम के बाद V2 की वैल्यू आ जाएगी। V2 कितना आ गया, 2√3 माइनस 2i कैप और प्लस 2 माइनस 2√3j कैप। ठीक है ना। अब V1 और V2 के बीच में तुम्हें एंगल निकालना है, तो V1 और V2 के बीच में एंगल निकालना है। एक सेकेंड, मुझे जगह चाहिए होगी। तो या तो तुम डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हो, ठीक है ना। कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढना होता है तो हम डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं, या फिर जैसे लावण्य बोल रहा है ड्रॉ करके देख लो, उससे भी हो जाएगा। तो मैं तुम्हें दोनों तरीके से बता देता हूँ, ड्रॉ करके भी और डॉट प्रोडक्ट से भी। ठीक है ना। तो ड्रॉ करके अगर मैं V1 को ड्रॉ करूँ तो V1 कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, V1 में कैसे ड्रॉ करूंगा, 1i कैप प्लस √3j कैप। तो 1i कैप प्लस √3j कैप, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है, 1, √3। x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट √3। ठीक है ना। 1i कैप प्लस √3j कैप को ऐसे दिखा सकता हूँ ना मैं, XY प्लेन में वेक्टर को। तो ये एंगल कितना आ गया अपने पास, tan थीटा इज इक्वल टू √3/1, कितना आ गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री। और V2 वेक्टर अपना कितना आ रहा है बेटा, 2√3 माइनस 2 i कैप, और यहाँ पे भी देख रहे हो 2√3 माइनस 2 माइनस j कैप। बोलो समझ में आती है बात क्या कर रहा हूँ मैं, 2√3 माइनस 2, इसको भी अगर मैं 2√3 माइनस 2 बना दूं तो माइनस आ जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो 2√3 माइनस 2 i कैप 2√3 माइनस 2 j कैप, कितना एंगल आ जाएगा जब ये दोनों 45 कंपोनेंट बराबर है? 45 माइनस 45। 45 तो मैं दिख रहा है V1 वेक्टर और V2 वेक्टर के बीच में एंगल 60 प्लस 45, 105 105 डिग्री। ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे हम, V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर इज इक्वल टू V1 का मैग्नीट्यूड इंटू V2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। तो ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट V1 वेक्टर पता है, V2 वेक्टर पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई कैप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, जे कैप वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। और फिर V1 का मैग्नीट्यूड इंटू V2 का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, तो उससे फिर कॉस थीटा। तो ये वाला ड्रॉ करके कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है, लगने वाली बात सही है। डॉट प्रोडक्ट से जाओगे तो भी हो जाएगा, पर थोड़ी कैलकुलेशन इससे तो ज़्यादा ही हो जाएगी, विजुलाइज करने वाले से तो ज़्यादा ही हो जाएगी। सर डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट के साइन से भी तो कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट का साइन तेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और Yes, sir. नेगेटिव आएगा तो V1 और V2 के बीच में एंगल तेरा ऑब्ट्यूज होना चाहिए। हाँ, तो उसी से भी तो हो जाएगा। 105 आ जाएगा। 105 ही सिंगल ऑप्शन, मतलब वो ऑप्शन रूल आउट कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा, ऐसे भी टाइम बचा सकते हैं। सही अक्षर, आई बात समझ में आई। ये कह रहा है V1 V2 का डॉट प्रोडक्ट देख लो तो नेगेटिव आ रहा है, और V1 V2 का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव, उससे हमें पता चल गया थीटा ऑब्ट्यूज होगा, और थीटा ऑब्ट्यूज में एक ही तो ऑप्शन है हमारे पास। आ रही मेरी बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 8 जैन 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो जो दे रखा है पहले तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ तुम्हारे लिए। पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h above the ground, ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। At the same time, another particle of same mass is thrown vertically upward. Same mass का है, तो इसका मास m, इसका मास भी m, thrown vertically upward with a speed of √2gh. If they collide head-on completely inelastically, मतलब चिपक जाएंगे, then the time taken for the combined mass to reach the ground निकालना है हम लोगों को। तो चलो पहले तो दोनों कोलाइड कहाँ पे करेंगे, बीच में कहीं पे। बीच में कहीं पे करेंगे बेटा, बट बीच में कहाँ करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगा। दोनों का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। रिलेटिव वेलोसिटी GH. कांस्टेंट कितनी, ठीक है नमिता, कितनी हो जाएगी, √2gh। स्टार्टिंग में √2gh है,
तो पूरे रास्ते रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की आपस की वेलोसिटी √2gh ही लेगी, ठीक है ना। ऊपर वाले को मैं a बोल देता हूँ, नीचे वाले को मैं b बोल रहा हूँ। ऊपर जैसे a वाला नीचे आ रहा है, a की स्पीड बढ़ती जा रही होगी, b ऊपर जा रहा है, इसकी स्पीड कम होती जा रही होगी, पर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी या रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन कितना है स्टार्टिंग में? h h, एंड दैट इज कवर्ड विद रिलेटिव वेलोसिटी 2gh 2gh yes। तो टाइम कितना लग जाएगा कोलिजन होने में? h by root 2gh √h by 2g h बाय, सॉरी, टाइम हो जाएगा तुम्हारा h अपॉन h by ऐसे 2g लिखो इसको, h अपॉन √2g ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? √h/2g, ठीक है ना। √h/2g टाइम में ये a वाला पार्टिकल कितना हाइट फॉल कर जाएगा? हाफ g t स्क्वायर h/4। तो a वाला पार्टिकल फॉल करा होगा h/4 और b वाला पार्टिकल ऊपर गया होगा उतने टाइम तक 3h/4। बोलो ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है ना। चलो यहाँ तक पहुंच गए। अब दोनों के बीच में कोलिजन कराना है। कोलिजन कराना है, कोलिजन कराने के लिए दोनों की वेलोसिटी चाहिए होगी मुझे। दोनों की वेलोसिटी निकालता हूँ। ये कितना हाइट फॉल हुआ है? h/4। h/4 हाइट फॉल होने पे इसकी वेलोसिटी हो गई होगी √2g h/4। कितनी आ गई? √g h/2 नहीं, h/4 हाइट फॉल कर गया ना फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। h/4 हाइट फॉल करते करते कितनी वेलोसिटी अटेन कर गया होगा? √2g h/4। कैसे लिखा, समझ में आ रहा है? यस। और b वाला ऊपर आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी? डिक्रीज, decrease रूट में से कम हो जाएगी। कितनी? 2g। कितना हाइट ऊपर गया? ये 3h/4, h by 4 ठीक है ना। √2gh माइनस 2g 3h/4 कितना आ रहा है? √gh by √gh/2 सेम ही आ गया क्या? बहुत ही बढ़िया। जितनी वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड उतनी वेलोसिटी अपवर्ड, जितना a का मोमेंटम डाउनवर्ड उतना ही b का मोमेंटम अपवर्ड। नेट मोमेंटम कोलिजन से पहले 0 0, तो आफ्टर कोलिजन भी 0 0 0 रहेगा तो आफ्टर कोलिजन कंबाइंड मास रेस्ट पे आ गया होगा। यस सर। yes sir कंबाइंड मास रेस्ट पे आ गया है। कितना हाइट फॉल करना है? h by 4 कितना टाइम लगेगा 3h/4 रेस्ट से ग्राउंड तक जाने में? रूट h by g 3h/4 अपॉन जी। आया, समझ में आ गया? yes sir कैसे कैलकुलेशन में रिड्यूस कर गया, देख रहे हो मेरी कैलकुलेशन कितनी कम है? जो रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं पास्ट में कैलकुलेशन करने के, एच हाइट फॉल होने पे वेलोसिटी रूट में 2gh इंक्रीज, एच हाइट ऊपर जाने पे वेलोसिटी रूट में से 2gh डिक्रीज, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो एच हाइट फॉल होने का टाइम √2h/g, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो t टाइम में हाइट फॉलन हाफ g t स्क्वायर। याद है, सारे छोटे छोटे रिजल्ट थे हमारे काइनेमेटिक्स के, वो छोटे छोटे रिजल्ट यूज करके सारी कैलकुलेशन मैंने इतनी आसानी से कर डाली। आया, सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया? ये √3/2 √h/g। तो आंसर हमें बताना है कितने टाइम्स √h/g है, तो आंसर हो जाएगा √3/2, सी आंसर। चलो, आया, समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। तो खैर अभी क्वेश्चन नंबर 17 में तुम्हें ये फोर्स दे रखी है -xi कैप प्लस yj कैप। 9th, अच्छा कौन से ईयर में आया था ये? 9 जनवरी को आया हुआ है 2020 में शिफ्ट 1 के अंदर। ठीक है ना। क्वेश्चन में फोर्स गिवन है और ये फोर्स किसी पार्टिकल पे लग रही है और वो पार्टिकल को हम ले जा रहे हैं 1,0 से 0,1 में, ठीक है ना। और किसी पाथ के अलोंग ले जा रहे हैं। वो पाथ तुम्हें क्वेश्चन में इन्होंने ड्रॉ करके दिखा रखा है, पर मैं तुम्हें रियलाइज करवाऊंगा इस पाथ की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है ना। पार्टिकल को हम ए से उठा के बी पे ले जा रहे हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है इस तरीके से, ठीक है ना। पर इस पाथ की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देखो मैं रियलाइज कराता हूँ। जब इसका हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन किसके बराबर होता है? किसी भी वेरिंग फोर्स का। ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। अगर कांस्टेंट फोर्स होती तो F.S, वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ F.ds। तो चलो F की वैल्यू कितनी है हमारी? -xi कैप प्लस yj कैप।
डॉट ds को क्या लिख देते हैं हम लोग, dx आई कैप प्लस dy j कैप। रास्ते में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds का x कंपोनेंट हमने dx मान लिया, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट dy मान लिया। तो ds को हमने लिख दिया dx आई कैप प्लस dy j कैप, ठीक है ना। और अब ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट लो, क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, आई कैप वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें, जे कैप वाले मल्टीप्लाई करो तो y dy, ठीक है ना। ध्यान से देखो, पहला dx है। इंटीग्रेशन, सर x dx सॉरी dx है, ठीक है, बोल सही रहा हूँ लिख गलत रहा हूँ, ठीक है ना। पहला वाला आई कैप वाले मल्टीप्लाई किए तो माइनस एक्स डी एक्स, जे कैप वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किए तो y dy। पहला वाला इंटीग्रेशन x पे है तो लिमिट x की डालेंगे, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से 0। और दूसरा इंटीग्रेशन y के ऊपर है तो लिमिट y की डालेंगे, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 to 1। 0 to 1. 0 to ध्यान से 1 देखो, इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। Yes. और आंसर निकालने के लिए मुझे पाथ की जरूरत पड़ी क्या, No, sir. No sir। तो जब पाथ की जरूरत ही नहीं पड़ी तो कैसी फोर्स है ये, Conservative. वर्क खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, रास्ते में क्या पाथ फॉलो हुआ उस पाथ की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो ये फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव। और क्या ये इंटीग्रेट करके तुम आंसर निकाल ही लोगे, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट डालोगे 0 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू माइनस प्लस 1 बाय 2, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन भी वाई स्क्वायर बाय 2, 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, 1 बाय 2, आंसर 1 जो। क्या आंसर है, आगे समझ में आया कैसे किया, Yes, sir. Yes, sir. Yes sir। ठीक है ना। जैसे यहीं पे अगर तुम जब आई कैप के डॉट प्रोडक्ट लेते, जे कैप के डॉट प्रोडक्ट लेते, और जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आता, मान लो डी एक्स के साथ कुछ वाई का फंक्शन आ जाता, डी वाई के साथ कुछ एक्स का फंक्शन आ जाता, जिसको तुम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे होते, तो मैं पाथ को यूज करना पड़ जाता, फिर फोर्स कैसी हो जाती, फिर ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो जाती है। तो मैंने वैसे 11th में तुम लोगों को हिंट किया हुआ है, जो भी फोर्सेस ऐसी हो जिनका एक्स कॉम्पोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट हो, और y कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट हो, और ऐसे अगर z कंपोनेंट हो तो वो z कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट हो, तो ऐसी फोर्सेस तुम्हारी कंजर्वेटिव होती है, Conservative. ठीक है ना। और कॉमन सेंस लगी रही है, अगर x कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है तो dx से मल्टीप्लाई होगा, fx dx इंटीग्रेट हो जाएगा। जे कैप वाला कंपोनेंट तुम्हारा y कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट होगा तो fy dy हो जाएगा, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पाथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फोर्स कंजर्वेटिव हो गया, क्लियर हो गया। Yes. Now the next question number 34, 12th Jan 2019, shift 1 में आया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज, अ सिंपल पेंडुलम इज मेड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, बॉब मास स्मॉल m इज रिलीज्ड फ्रॉम अ स्मॉल एंगल थीटा नॉट। चलो ये तुम्हारे सामने मैं पेंडुलम बना रहा हूँ, इसको हमने स्मॉल एंगल थीटा नॉट से टिल्ट किया है, पेंडुलम का लेंथ L है, मास m है। Strikes a block of mass capital M kept on a horizontal surface at its lowest point। तो जब ये मूव करते करते अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ग्राउंड पे कोई ब्लॉक पड़ा था कैपिटल एम मास का, ठीक है ना, उससे जाके ये टकरा गया, ठीक है ना। कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है, इट बाउंसेस बैक एंड गोस अप टू एन एंगल θ1, टकराने के बाद θ1 ऊपर जा रहा है। देन कैपिटल एम इज गिवन बाय, कैपिटल एम की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो सिंपल इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा जो ब्लॉक है, बॉब का मास स्मॉल एम, ब्लॉक का मास कैपिटल एम, कोलिजन से पहले स्मॉल एम की वेलोसिटी राइट की तरफ होगी, कोलिजन से पहले कितना हाइट फॉल किया है, L1 minus L cos. minus L cos theta naught. बहुत बढ़िया, L, ठीक है ना, टोटल लेंथ L है, और ये लेंथ हमारी L cos थीटा नॉट है, तो ये नीचे वाली लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, L माइनस L cos थीटा नॉट, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, L 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ठीक है ना। और 1 माइनस कॉस थीटा नॉट क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2। बोलो समझ में आता है। तो क्वेश्चन में बता रखा है थीटा इज वेरी स्मॉल,
ठीक है ना, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा मान सकते हैं। तो साइन थीटा नॉट बाय 2, थीटा नॉट बाय 2 उसका स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर बाय 4, थीटा नॉट स्क्वायर बाय 4 इंटू 2l, सॉरी क्या लिखना चाह रहा था मैं, थीटा नॉट स्क्वायर इन अपॉन 4 इंटू 2l, तो थीटा नॉट स्क्वायर इंटू l बाई 2, ये बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, इतनी sir. इतनी हाइट नीचे आने पे बॉब ने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली होगी, तो √2g हाइट फॉलन थीटा नॉट स्क्वायर l बाई 2। बोलो यहाँ तक साथ हो मेरे। Yes, Yes, sir. sir. कैपिटल M की इनिशियल वेलोसिटी 0, Zero. आफ्टर कोलिजन स्मॉल m की वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन स्मॉल m θ1 एंगल राइज कर रहा है, तो कॉमन सेंस है आफ्टर कोलिजन स्मॉल m की वेलोसिटी तो √2g, सेम कहानी θ1 स्क्वायर l बाई 2, और कैपिटल M की वेलोसिटी कैपिटल V मान लेता हूँ। बोलो यहाँ तक समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो सॉल्व कर लोगे, स्मॉल m कैपिटल M की इनिशियल वेलोसिटीज पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है ना। दो इक्वेशन आएंगी, एक मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। और वेरिएबल कितने हैं? दो ही हैं, एक कैपिटल V और एक कैपिटल M, ठीक है ना, कैपिटल V और कैपिटल M। तो कैपिटल V को एलिमिनेट करके कैपिटल M निकालोगे। बोलो सर ये थीटा नॉट स्क्वायर एल बाई 2 कैसे आया? वही तो, जब θ1 नीचे आया तो वेलोसिटी ये वाली थीटा, ये समझ, अच्छा ये वाला समझ में नहीं आया तेरे को। यस सर। ये है लाइन, लेंथ कितनी है बेटा पेंडुलम की, L है। यस सर। शुरू में हाइट कितनी थी उसकी, एल कॉस थीटा नॉट। L cos थीटा नॉट। तो ये ग्राउंड पे आते आते, ये ब्लॉक के पास आते आते कितना हाइट फॉल करेगा, L माइनस एल कॉस थीटा नॉट, यस सर। L1 माइनस कॉस थीटा नॉट, 1 ठीक है। माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यस सर। और व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा मान सकते हैं। यस सर। तो साइन थीटा नॉट बाय 2 तो थीटा नॉट बाय 2 मान लिया, ठीक है सर आगे। उसका स्क्वायर किया तो थीटा नॉट स्क्वायर बाय 4 हो गया, इंटू 2 किया यस तो थीटा नॉट स्क्वायर बाय 2, और ये बाहर L बचा हुआ था। यस सर। और हाइट फॉलन आ गई हमारे पास, h हाइट नीचे आने पे कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा बॉब हमारा, तो √2gh, h की वैल्यू डाल दी मैंने। और जो Yes. दिमाग आते हुए लगाया वही दिमाग वापस जाते हुए भी लगा दिया, वापसी में जाते हुए θ1 एंगल राइज कर रहा है, तो सेम कहानी, बस यहाँ पे थीटा नॉट की जगह θ1 आ गया। कर लोगे ना, सर। Yes, sir. ठीक बेटे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने पूछा हुआ है 35th क्वेश्चन, 12th Jan 2019 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर क्या है, अल्फा पार्टिकल है मास m का, सफर्स वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन विद अ न्यूक्लियस एट रेस्ट। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, उससे न्यूक्लियस से आके टकरा रहा है, ऑफ अननोन मास, तो अननोन मास को मैं कैपिटल M लिख देता हूँ। इट इज scattered डायरेक्टली बैकवर्ड लूजिंग 64% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। 64% काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी तो कितनी रह गई, 36%, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो कॉमन सेंस है, अगर इनिशियली वेलोसिटी u से आया होगा तो आफ्टर कोलिजन कितने से गया होगा, 0.6 into u. 0.6 u, ठीक है ना। और मास ऑफ द न्यूक्लियस हमें कैपिटल M कमेंट करना है, कैपिटल M की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो फिर से कोलिजन क्वेश्चन में इलास्टिक बता रखा है वन डायमेंशन में, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल m की पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, कैपिटल M की फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, स्मॉल m पता है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमें पता है u है और 0.6 u, ठीक है। और क्या नहीं पता है, कैपिटल M और कैपिटल V नहीं पता हमें, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल M फाइंड आउट करना है ना, ठीक है ना। फिर से तुम एक इक्वेशन लिखोगे मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ठीक है ना। एक इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी mu प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस m 0.6u प्लस कैपिटल M इंटू वी। पहली इक्वेशन आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल टू 1 दे रखा है, कोलिजन से पहले स्मॉल m कैपिटल M को अप्रोच कर रहा है u से, और आफ्टर कोलिजन स्मॉल m और कैपिटल M सेपरेट हो रहे हैं v प्लस 0.6u से।
ठीक है ना, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कैपिटल वी को एलिमिनेट कर दोगे, कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी। चलोगे ना कैलकुलेशन आगे? Yes, sir. चल चैट विंडो में लगा रहा है मेरे साथ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन जो आर्यन ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में तुम्हारे पास कोई मास है 1 kg का, फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट हमें बता रखी है x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तुम्हें बता रखी है ऑक्सीलेटिंग सॉरी इस मूविंग पार्टिकल की 2 जूल। ठीक है, तुमसे कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड बताओ इसकी। चला रहे मुझे बता, स्पीड मैक्सिमम कब होगी? स्पीड मैक्सिमम तब होगी जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है ना, अक्षत सही बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी निकालने के लिए क्या करेगा? Differentiate. डिफरेंशिएट मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है ना, चलो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ बाय 4, x³ आ गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x/2, x आ गया, इक्वल टू 0 डालता हूँ। क्या आ रहा है अपने पास? x² -1 इक्वल टू 0। कितनी वैल्यूज आ गई? ये तो तीन तीन आ गई भाई, 0, 1 और -1। ठीक है ना, चलो अभी देखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ है। ठीक है, तो 0, 1 और -1 लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बनता है ना डी यू बाई डी एक्स 0 से। ठीक है ना, तीन लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ गए, कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा डिसाइड कैसे करोगे? Double integration. डबल डेरिवेटिव, Differentiate. डबल डिफरेंशिएशन से कॉन्केविटी पर चलेगी ना। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x का डिफरेंशिएशन 1। चलो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या आ रही है? -1। x इक्वल टू 0 पे कितनी आ रही है? Yes, sir. -1। x इक्वल टू +1 पे कितनी आ रही है? 2 2। x इक्वल टू -1 पे कितनी आ रही है? 2. 2। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, x इक्वल टू 1 पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, ग्राफ की शेप कॉनकेव अपवर्ड, -1 पे पॉजिटिव कॉनकेव अपवर्ड, x इक्वल टू 0 पे नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊं? देखो अब जो दिमाग हमने लगाया उससे हमें समझ में आ रहा है, ग्राफ -1 पे कॉनकेव अपवर्ड होगा। Yes, sir. ठीक है ना, -1 पे कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, हाँ आप सही बना, ये -1 है। -1 पे कॉनकेव अपवर्ड, +1 पे भी कॉनकेव अपवर्ड, और 0 पे कॉनकेव डाउनवर्ड। तो उल्टा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ मिलेगी अब? -1 and 1. -1 और +1। -1 ठीक है ना, तो -1 और +1 में से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं, x को डालो +1, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? 1/4 -1/2, -1/4। -1 -1/4। तो पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगी तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जहां मिनिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी। टोटल एनर्जी तो क्वेश्चन में दे रखी है हमें, कितनी है? 2। 2 joule. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम -1/4, और उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ गई हमारे पास? 2 + 1/4। 9/4। 9/4 निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी या स्पीड? Sir, Vmax. वी मैक्स, तो इसको हाफ mv² के बराबर रख दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 47। 47 में मास कितना दे रखा है हमें इसका? 1 kg, तो इक्वल टू हाफ 1 × v²। ठीक है ना, तो v कितना आ गया अपने पास? 9/2 का अंडर रूट 3/2. 3/√2। क्या आंसर है? यही है सर. ठीक है बेटा, किराया समझ में आया रे? ठीक है ना,
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जहाँ होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी ढूंढने के लिए मैक्सिमम मिनिमम लगाया, पर मैक्सिमम मिनिमम में 3 रूट्स आ गए। फिर तीनों रूट्स पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगा मैक्सिमम कहाँ पे होगा चेक करने के लिए हमने डबल डेरिवेटिव से कॉन्केविटी चेक करी। कॉन्केविटी आ गई तो ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया तो एनालाइज हो गया। डन। Yes, sir.